द्विघात समीकरण के पार्ट 2 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने काफ़ी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था इसके। तो पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि हमने द्विघात समीकरण की बिल्कुल बेसिक से चीज़ें आपको बताई थी कि क्या द्विघात समीकरण है, क्या पहचान है, मूल कैसे होते हैं। और हम लोग जो है द्विघात समीकरण के पार्ट 2 में चल रहे हैं, याद रखिएगा। और हमने आपको पार्ट 1 में हम चल रहे थे गुणनखंड पे, गुणनखंड पद्धति पे चल रहे थे कि गुणनखंड से किस प्रकार से चीज़ों का सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो गुणनखंड पद्धति से हम लोग इसका कर रहे थे। तो वहीं पे एक टाइप आपका आया था जिसमें मैंने बोला था कि ए जो है उसका कोई मान हो, यानी जो ए है वो एक से बड़ा हो, मोर देन, तब सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए। तो बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। एक और उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। 2x² प्लस 13x प्लस 80, जैसे ये नंबर है। तो करना क्या, एक बार फिर से मैं इसी चीज को समझा देता हूँ जिससे दोबारा से कंफ्यूजन ना आए। तो ध्यान से समझिए, इस 2 का इस लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई गैस करना है, करना नहीं है मल्टीप्लाई, सिर्फ सोचना है। तो 18 दूनी 36 होता है, तो गुणा करने पर 36 प्राप्त हो, गुणा करने पर 36 प्राप्त हो। और इस वाले निशान को देख के आप बताइए, जोड़ने पर 13, ऐसा कोई नंबर है? बिल्कुल है। 9 चौको 36, 9 प्लस 4 बराबर 13, ये दो नंबर है। तो डायरेक्ट कैसे करना है, एक 9 है और एक 4 है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, सीधी सी बात है, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। आगे 2 है तो इस वाले 2 को इन दोनों संख्याओं के भाग में लेकर के जाना है। माइनस का 9/2, माइनस का 4/2, ये माइनस का 2। तो इसके जो मूल हैं वो हो जाएंगे माइनस का 9/2, माइनस का 2। इस तरीके से आप मूल निकाल सकते हो। वहीं अगर आपको गुणनखंड निकालने होते तो क्या करना है, तो यहाँ से सीधा सॉल्यूशन आता। तो ये गुणनखंड में ये प्लस के रहते हैं, यानी कि x प्लस 9/2 और x प्लस, ये गुणनखंड होते और नेगेटिव में आपके मूल होते हैं। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ता है। अब एक टाइप आपका आ गया कि जब जो a है कि आपको कोई जब कोई संख्या हर में दी जाए, जब कोई संख्या हर में दी जाए, तो उदाहरण के तौर पे मैं एक सवाल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे x² 2/3x, यहाँ पे ये माइनस का 1/3। अब इस पूरे समीकरण में हर में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों जगह 3 3 नहीं होता, कुछ और होता तो हम नीचे वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते। एलसीएम लेने के बाद पूरे उस समीकरण में उसका गुणा कर देते। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे, 3 का मुझे गुणा करना है क्योंकि 3 और 3 का एलसीएम 3 होता है। और जब गुणा करेंगे तो वो तो सभी संख्याओं में गुणा होगा। 3 का x² से होगा तो 3x², इस 3 का अंदर होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2x माइनस का 1 बराबर 0। ये एक समीकरण बनके तैयार हो गया। इसके आगे के सॉल्यूशन आपको समझने चाहिए कैसे करना है कि 3 का गुणा जो है वो 1 से हमने कल्पना कर ली कि हाँ 1 से करना है।
तो 3 एकम 3 होता है, माइनस का 3 आएगा, प्लस का 2 है, तो क्या गुणनखंड होने चाहिए? तो गुणा करने पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है, घटाने पर 2 प्राप्त हो रहा है, मतलब 3 एकम 3, और 3 में से अगर 1 चला जाएगा तो 2। तो 3 और 2 प्राप्त होना है, तो जो गुणनखंड है वो 3 और 1 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे। अब चिन्ह कैसे चेंज करना है वो आपको समझना होगा। एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से बदलने हैं। वो सिंपल सा तरीका क्या है, अगर आप समझना चाहो तो ट्रिक को ध्यान से समझिएगा। इस ट्रिक में जो प्लस वाला निशान है, क्योंकि पूरे समीकरण में 2 निशान होते हैं, एक आगे और एक पीछे, तो प्लस वाला निशान है वो आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव जो होता है वो हाँ बोलता है। क्या बोलता है? हाँ। ट्रिक समझना। और जो माइनस का निशान है वो नेगेटिव है, तो क्या बोल देता है? ना बोलता है। जैसे कि ये तो आप याद रखिएगा कि आगे वाला जो भी निशान है वो तो बदलना ही बदलना है, पीछे वाला निशान आगे वाले निशान के हिसाब से बदलेगा। ये किसका है? प्लस का। तो हमने 2 संख्या बताई, एक 3 है और एक 1 है। ये प्लस का है, तो यहाँ पे मैं मूलों की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट मूल कैसे निकाले जाएंगे। ये प्लस का है तो ये 3 तो माइनस का हो जाएगा। इस वाले निशान ने इससे पूछा कि क्या मैं बदल सकता हूँ, तो ये किसका है? प्लस का। प्लस वाला क्या बोल देगा कि हाँ बदल सकते हो। तो ये जो माइनस का निशान है वो किसका बन जाएगा? प्लस का। तो 2 संख्या मिल गई, माइनस का 3 प्लस का 1। ठीक है। अब क्योंकि इसके आगे ये 3 था तो इसका भाग देना पड़ेगा, तो माइनस का 3/3 और प्लस का 1/3, तो ये माइनस का 1 और प्लस का 1/3, ये आपके मूल आ जाएंगे। ये तरीका है। वहीं अगर आपको गुणनखंड निकालने हो तो गुणनखंड मूल के उल्टे होता है। ये माइनस का है, माइनस का 1, तो ये प्लस का रहेगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का रहेगा। बस इतनी सी बात है। इस तरीके से गुणनखंड भी निकल आएंगे। ये वाली ट्रिक अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आगे मैं और सवालों में इसका प्रयोग करूंगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव कर लो। आगे बढ़ता हूँ। इसी का एक और उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइप सी। क्या उदाहरण है? उदाहरण है इसका x² बटे 3 प्लस 14 x/3 प्लस 11। तो इसमें नीचे 3 है, या 3 दोनों जगह ना होकर के कहीं 5 होता कहीं 3 होता तो एलसीएम लेते 15 आता, तो पूरे समीकरण में 15 का गुणा किया जाता। तो पहली ट्रिक क्या है इसकी पहली ट्रिक ये है, पहला स्टेप अगर मान लो कि जो हर वाली संख्या है, हर वाली संख्या उनका एलसीएम लेना है, और इस एलसीएम का पूरे समीकरण में गुणा कर देना। तो 3 और 3 दोनों का एलसीएम 3 आएगा। पूरे समीकरण में हम गुणा करेंगे, x² बटे 3 14 x/3 प्लस 11 बराबर 0। तो ये समीकरण बन जाएगा आपका। देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, फिर इसी 3 से, क्योंकि 3 यहाँ पे भी गुणा करेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x² प्लस 14x प्लस 33। अब गुणा क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो उसका इसके साथ गुणा कल्पना नहीं करेंगे। गुणा करने पर 33 आए, जोड़ने पर 14, गुणा करने पर 33, जोड़ने पर 14, तो 11 3 33, 11 और 3 14। इसका मतलब यहाँ पे मूल बन जाएंगे 11 और 3। अब मैं बता रहा हूँ, ये तो आप सोच लोगे। अब दिक्कत आएगी चिन्ह कैसे सोचना है कि कौन सा निशान आएगा।
बड़ा आसान है। इसको तो बदलना ही है, प्लस का है तो ये माइनस का 11, माइनस का 11। ये प्लस है। इसने जब इस वाले से पूछा कि मुझे बदलना चाहिए, तो ये प्लस है और इसने भी प्लस का मतलब हाँ होता है, पॉजिटिव होता है, इसने पॉजिटिव बोल दिया हाँ बदल जाओ, तो ये प्लस का था माइनस का बन जाएगा माइनस का 3। इस तरीके से मूल आप निकाल सकते हो, बड़ा आसान सा तरीका है। आगे बढ़ता हूँ, एक बार उस ट्रिक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रिक क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। डायरेक्ट आपको मूलों के निशान निकालने हो तो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। यहाँ पे जो भी निशान होगा पहला, वो 100% बदलेगा। यानी अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो प्लस का निशान है उसका मतलब है हाँ, और माइनस का निशान है तो उसका मतलब है ना। और ये पीछे वाला जो निशान है, ये जब इससे पूछेगा, क्योंकि इससे पूछना सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से पूछना है कि मुझे बदलना चाहिए, तो ये हाँ बोलेगा तो ये बदल जाएगा, तो ये भी माइनस का। ये प्लस, देखो दोनों जगह जब प्लस होगा तो ये वाला तो माइनस बन ही जाएगा, इसको उसकी वजह से माइनस बनना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस और माइनस है, बड़ा सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ मैं। यहाँ समीकरण के चिन्ह बता रहा हूँ, यहाँ पे मूल के। अगर समीकरण दोनों जगह प्लस में है तो पहला निशान 100% बदलेगा। पहले ने दूसरे से पूछा मुझे बदलना चाहिए, तो उसने कहा हाँ बदलना चाहिए, तो माइनस का आएगा। ये प्लस का हो ये माइनस का हो तो ये तो बदलेगा ही माइनस का। इसने कहा मुझे बदलना चाहिए, हाँ बदलना चाहिए, तुम बोले प्लस के आ जाओगे। ये माइनस का ये माइनस का, तो ये तो बदलेगा ही, ये माइनस का प्लस बन जाएगा। इसने इससे पूछा बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, बोला माइनस के रहोगे। ये आपका माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये तो बदल ही गई, ये प्लस बन जाएगा। इसने इससे पूछा मुझे बदलना, नहीं बदलना चाहिए, तो बोला प्लस के रहोगे। इस तरीके से ये मूलों के निशान डिफाइन किए जाते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप आपका, ये तो मैंने बता दिया कि हाँ ए का कोई मान होना चाहिए। अब तीसरा टाइप मैंने बताया कि कोई संख्या हर में होनी चाहिए। अब चौथा टाइप आपका आ गया कि जब कोई ए या बी या सी में से कोई एक ऋणात्मक हो, यानी नेगेटिव हो। स्पेशली अगर बी और सी ऋणात्मक है चलेगा, लेकिन अगर ए ऋणात्मक है तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो कैसे समझना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। तो सीधी सी बात है, जब ए ऋणात्मक हो, ए ऋणात्मक हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने बोला, बड़ा आसान सा तरीका है, माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। याद रखना कि ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये ए ऋणात्मक है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी ऋणात्मक को हमें पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा, प्लस में बदलना पड़ेगा। और ए के मान जो माइनस में है तो उसको बदलने के लिए हमें पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात है, दूसरे शब्दों में कहें तो पूरे समीकरण के निशान हमें बदलने पड़ेंगे। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। कोई जैसे मान लो आपको कोई संख्या दे दी गई, उन्होंने बोला माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 8, उदाहरण के तौर पे। तो मैंने कहा यहाँ माइनस है, पूरे को बदल दो, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 8 बराबर 0। अब इसका आगे सॉल्यूशन आप कर ही सकते हो। माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 7 बराबर 0, मान लो ये दिया गया, तो आपको इसके चक्कर में सबके निशान बदलने पड़ेंगे। तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 5x हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा बराबर 0। इस तरीके से निशान बदले जाते हैं जब ए आपको नेगेटिव में दिया जाए, ए ऋणात्मक दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलों की। अब यहाँ पे ये समझ लो हम लोग समीकरण के गुणांक समझते हैं आप, ABC, और मूल
यानी कि अल्फा और बीटा के बीच संबंध स्थापित कराएंगे। क्या संबंध है, कैसे निकाला जाना चाहिए? तो कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ दो घटनाएं हो सकती हैं। पहली घटना है मूलों का योग, मूलों का योग, और दूसरी घटना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। जब बात योग की आएगी यानी अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है, तो ट्रिक बन जाएगा माइनस का बी बटे ए, और ये जो संख्या है ये आपके गुणांकों में से आई है, कोफिशिएंट में से आई है। ये बन जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, और इसका हो जाएगा सी बटे ए। इस तरीके से दो घटनाएं किसी भी समीकरण के बीच में आ सकती हैं, और ये जो चीजें हैं अल्फा और बीटा को लेकर के दो घटनाएं होंगी अगर द्विघात समीकरण होगा तो। अगर त्रिघातीय है, क्यूब इक्वेशन है, तो तीन घटनाएं हो जाएंगी। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, तो उसी पर चलते हैं। अब इसी का एक उदाहरण बना के मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कोई समीकरण मैंने आपको दिया, मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 18, ये है मान लो बराबर 0। तो मैंने कहा इसके डायरेक्ट मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल बताना, मूलों को ज्ञात नहीं करना है। तो मूलों का हमें योग बताना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप मूल ज्ञात कर लो, उसके बाद जोड़ के आप आंसर बताओ, यानी अल्फा बीटा पता करो, फिर उनको जोड़ो, फिर आंसर बताओ, तो वो बड़ा लंबा हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल, इसमें भी तो इसका ट्रिक क्या था, माइनस का बी बटे ए, तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी का मान कितना है 13, तो माइनस का 13 बटे 2। लो डायरेक्ट आंसर आ गया कि नहीं आ गया। गुणनफल का क्या था, सी बटे ए, सी का मान कितना है, ये तीसरा नंबर वाला 18 बटे ए यानी 2, कितना आंसर आ गया 9। इस तरीके से डायरेक्ट निकल आएगा, आपको मूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी बात, अगर आपको ऑलरेडी कहीं पे मूल दिए जाते हैं, इसी का टाइप है एक, अगर ये टाइप ए है तो इसी का एक टाइप बी मान लो, वो कैसे काम करेगा, उल्टा है इसका। कि मैंने कहा कि एक समीकरण के मूलों का योग जो है माइनस का 13 बटे 2 है योग, और जो गुणनफल है वो 9 है। समीकरण बताइए क्या होगा। समीकरण ही याद करने को बोल दो तो क्या करोगे, जिसकी एक ट्रिक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 13 बटे 2, 13 बटे 2 एक्स प्लस का 9, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 13 बटे 2 प्लस का 9। अब इस 2 को हटाने के लिए पूरे में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे x है, और तब जब 2 का गुणा इसमें होगा 2 से 2 कट जाएगा, 13x प्लस 18। देखो वही समीकरण हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से किसी समीकरण के मूलों का योग डायरेक्ट निकाला जा सकता है, किसी समीकरण के मूलों का गुणनफल डायरेक्ट निकाला जा सकता है। मूलों का योग दिया हो, मूलों का गुणनफल दिया हो, तो डायरेक्ट समीकरण को भी पता किया जा सकता है। तो ये बातें जो हैं वो इम्पोर्टेंट थी। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण इसी का एक सेक्शन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। वो क्या है, मूलों की प्रकृति को लेकर के। मूलों की प्रकृति, प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ रूट्स। भाई द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो उन मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूल वास्तविक होंगे या वास्तविक होंगे, होंगे ही नहीं, काल्पनिक होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, बराबर होंगे। तो मूलों का जो नेचर है उसके बारे में ये जो बात है इस वाले सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं। तो ये मूलों की प्रकृति को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक
विभक्तिकर को। विभक्तिकर, विभक्तिकर क्या होता है? विभक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि किसी भी समीकरण के मूल कैसे होंगे वो डिसाइड करने वाला ये जो मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, इसी से पता चलता है किसी भी समीकरण के मूल कैसे होंगे। कैसे पता चलता है? तो तीन बातें आपको याद रखनी है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से अगर बड़ा निकला है तो जो मूल है वो वास्तविक और निश्चित यानी होंगे ही होंगे। पहली बात। दूसरी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर निकाला है तो जो मूल हैं वो आपके वास्तविक भी होंगे और बराबर होंगे। भाई तीसरी बात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा निकाला है तो मूल काल्पनिक होंगे, अवास्तविक होंगे। ये तीन बातों का आपको याद रखना है। किसी भी समीकरण के मूल जो हैं वो इन तीन बातों पर निर्धारित होते हैं। पहली बात की सीधी सी बात है, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना ही निकालना है। वो जो मान निकलेगा वो मान लो 2 निकला, 3 निकला तो 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, निश्चित होंगे। अगर बराबर 0 ही निकल आया तो जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। वहीं पे अगर वो वाला मान नेगेटिव में निकल आया, माइनस का 1, माइनस का 1.5 या कुछ भी माइनस में निकल आया, तो इन दिस केस जो मूल हैं वो आपके काल्पनिक होंगे, यानी मूल होंगे ही नहीं। अगर होंगे भी तो उनकी कल्पना करनी पड़ेगी, यानी रियल रूट्स नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। इस तरीके से आपको इन चीजों को सोचना है। इसके बाद कोई उदाहरण देकर के मैं इन बात को समझाता हूं कि किस तरीके से ये चीज काम करेगी। उदाहरण से, जैसे कि कोई भी एक समीकरण आप मान लो, जैसे अभी मैंने एक समीकरण बताया था पीछे, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 18, इसी को मान लिया। अब मैंने कहा इसके मूल कैसे होंगे। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो यहाँ पे b का मान कितना है? 13, 13 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले में है, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 18। 13 का होता है 169, ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 4 गुणा 36, तो 169 में से माइनस करना है 6 को 24, 4 2 4 3 12, 144 को बचेगा 5 2 25। यानी कि यहाँ से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला जाए तो वो निकलेगा 25 प्लस का, वो भी यानी 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है तो इसके मूल जो हैं वो वास्तविक होंगे, ठीक है, और निश्चित होंगे, यानी रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इस तरीके से किसी भी समीकरण के मूलों को निकाला जा सकता है। एक और उदाहरण देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। मैंने कहा इसके मूलों का नेचर क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा 1 गुणा 3। यहाँ पे एक ए का मान नहीं है तो उसको 1 माना जाएगा। 2 का वर्ग 4 माइनस जाती है 12, ये माइनस का 8 आ गया। माइनस का 8 जो होता है वो छोटा होता है 0 से, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, मूल होंगे ही नहीं। तो इस तरीके से चीजें समझनी होंगी। एक और उदाहरण देकर के समझाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इससे समझने की कोशिश करो। मैंने बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है हमें। बी कितनी वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा 1 गुणा 1,
2 का वर्ग 4 माइनस का 4 कितना आ गया 0, यानी इसके मूल जो हैं वो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, बराबर होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, दोनों मूल एक जैसे ही आएंगे। इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात मूलों की होगी। इसके बाद एक इसी वाले तरीके से ये जो मैंने आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इन्हीं से एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, वो कैसे सॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन जैसे आ गया आपका कि 2x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 5 बराबर 0 में k का मान पता करना है जब समीकरण के मूल बराबर हों। लो, उन्होंने कह दिया कि मूल बराबर हैं, तब जाके के का मान पता करना है। तो मूल बराबर होने के लिए अभी पीछे हमने कोई नियम याद किया था। क्या नियम था? नियम था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाती है। चलिए, तो हमने वही किया, समीकरण से सबसे पहले b पता किया, तो b की वैल्यू है 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना आएगा 40 बराबर 0। तो 16k स्क्वायर बराबर 40। यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 40 बटे 16, 4 से काटा 10, 4 चौको 16, तो k बराबर अंडर रूट 10 बटे 2। इस तरीके से k का मान निकाला जा सकता है। एक और उदाहरण इसी का देके समझाने की कोशिश करता हूं मैं। 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, मान लो ये है। अब कैसे करना है? तो इसके भी बोला मूल बराबर है, मूल बराबर है। अब जब मूल बराबर है तो कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा b, यानी फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो कोई स्क्वायर माइनस 9 चौको 36 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर 36, तो k की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 36, यानी कि प्लस माइनस 6 k की वैल्यू निकल आएगी। इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीजें जो है याद रखनी पड़ेगी। अब कुछ सवाल और मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ये भी महत्वपूर्ण है। कोई भी आपको मान लो उन्होंने समीकरण दे दिया, उन्होंने एक क्वेश्चन आया कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब होता क्या है कि अल्फा बीटा तो मूल है, और आपने अल्फा बीटा मूल 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़ रखा। अब इसका आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि सीधा अल्फा बीटा यानी दोनों मूल पता करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन हो पाएगा। तो मैं एक ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा को बदला जा सकता है। कैसे? बीटा का 1 से गुणा करो तो बीटा हो गया, अल्फा का 1 से करो अल्फा हो गया, नीचे दोनों का हो जाएगा अल्फा बीटा, यानी एलसीएम ले लिया। ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखो, ऊपर क्या है योग, नीचे क्या है गुणनफल। और योग और गुणनफल की ट्रिक आप पहले ही पढ़ चुके हो। योग की ट्रिक क्या होती है, योग का फॉर्मूला था माइनस का b बटे ए। यहाँ पे b का मान कितना है 3 है, तो माइनस का 3 बटे 2। और गुणनफल की ट्रिक क्या थी, c बटे ए यानी कि 1 बटे 2। डायरेक्ट यहाँ उठा के रख दो, योग का मान कितना है माइनस का 3 बटे 2, गुणनफल का कितना है 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया माइनस का 3। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी चीज को इस तरीके से भी लिख करके दिया जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा का मान ज्ञात करो। तब भी आप याद रखना ये योग है और ये गुणनफल है। इसी चीज को और दूसरे तरीके से लिख के दे सकते हैं,
उन्होंने मान लो लिख करके दे दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अब आपको तो भैया अल्फा स्क्वायर ज्ञात करना नहीं आता, बीटा स्क्वायर ज्ञात करना नहीं आता, आपको लगेगा कि सीधा अल्फा और बीटा ज्ञात कर लो, बात बन जाएगी। तो अल्फा बीटा ज्ञात करने में यानी मूलों को ज्ञात करने में उसका गुणनखंड करना पड़ेगा, या और दूसरे तरीके से जाओगे तो टाइम लगेगा। करना कैसे है, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा। हमें मान इसका निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखो, इतना तो आपको मान पहले से ही पता है, ये प्लस है यानी योग वाला पता लगाना है, ये गुणा है तो गुणन वाला लगाना है। योग पता कर लो, डायरेक्ट सी माइनस का बी बटे ए से आ जाएगा और गुणनफल सी बटे ए से आ जाएगा, यहाँ पे वापस रख दो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन है, मान लो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, माइनस का 3/2 उसका स्क्वायर माइनस का 2 गुणा 1/2, वो हो जाएगा आपका 9/4 माइनस का 1 5/4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल समझ में नहीं आया, आई होप ये सब वीडियो आप पसंद करेंगे, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और जब आपको पसंद आए तो फिर आप शेयर भी कर दीजिए, कम से कम दूसरे बच्चों का भला हो जाएगा, वो देखेंगे। और आपको लगता है कि इस वाले टॉपिक का कोई सवाल मैंने छोड़ दिया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था, और मैंने उसको छोड़ दिया है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से आप चैनल पे आते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक ज़रूरी चीज़ों का वीडियो बना के आपके लिए डालता रहूँगा। थैंक यू।